हेलो बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और मुझे खेद है कि मैं कुछ दिन से नहीं, काफी वक्त से, एक लंबा वक्त हो गया। तो मेरा एक एग्जाम भी था, उस एग्जाम की वजह से मैं कंटिन्यू क्लासेस नहीं कर पाया। फिर मेरा बीच में स्वास्थ्य बिगड़ गया। आज थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है, तो मैं काफी दिनों के बाद जो है वो रिकॉर्डेड क्लासेस बना रहा हूँ। इसके बाद कोशिश है कि ऑनलाइन आपको डायरेक्ट लाइव क्लासेस पढ़ाई जाए। तो लाइव क्लासेस से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सिखाऊंगा और आज सिखाऊंगा मैं डिफरेंसेस। दरअसल क्या है, मैंने ऑफलाइन क्लासेस शुरू की और उसमें डिफरेंसेस शुरू हुआ। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर क्यों ना इसे एक इसका वीडियो डाल दिया जाए, ऑनलाइन आप क्लासेस पढ़ा दीजिएगा। तो लाइव तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा इशूज है अभी, क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसे खराब चल रहा है। अभी बादल है और बूंदे भी थोड़ी सी हल्की हल्की पड़ रही है और रात काफी हो चुकी है। लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ, अब कलर जैसा होगा वैसे आपको सुविधा दी जाएगी। हमारा कलन होता है। टॉपिक शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना कर दो। कलन इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलस या कैलकुलस। कलन दो तरह का होता है, एक होता है अपकलन, एक होता है समाकलन। जिससे डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसे इंटीग्रेशन कहते हैं। अपकलन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को छोटा, यानी छोटा करना। इसका मतलब होता है छोटा करना, क्या करना। और इसका मतलब होता है बड़ा करना, क्या करना। इसका मतलब छोटा करना, इसका मतलब बड़ा करना। समझ में आया? अपकलन मतलब छोटा करना, डिफरेंशिएशन मतलब, अपकलन को डिफरेंशिएशन कहते हैं इंग्लिश में। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम समाकलन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समाकलन। इसका मतलब होता है छोटा करना, इसका मतलब बड़ा करना। जब कहीं भी अभी फिजिक्स में आपने प्रूफ किए ही होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब प्रूफ करते हैं तो अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाली अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत उससे क्या करते हैं? बड़ा करते हैं। ये अल्पांश क्षेत्रफल के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसे क्या करते थे? बड़ा करते थे। तो बड़ा करने की आपने देखा होगा कि समाकलन करते थे, हम इंटीग्रेशन किया करते थे। तो वही है कि यहाँ पर अपकलन का मतलब होता है किसी को छोटा करना, समाकलन का मतलब किसी को बड़ा करना। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं, बड़ा मजा आएगा। इसमें थोड़े से फॉर्मूलाज होते हैं। हालांकि पहली एक्सरसाइज की जो है वो सीमा सत्यता होती है, या हम सत्यता की सीमा और सत्यता होती है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। डिफरेंसिबिलिटी चेक करते हैं कि कहां पर फलन जो है, यानी अवकलनीयता चेक की जाती है उसकी, कहां पर कंटिन्यूस है और कहां डिसकंटिन्यूस है। तो इसकी डिफरेंसिबिलिटी चेक की जाएगी। उसमें हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। तीनों जगह वो एडजस्ट की जाती कर जाती है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस है। अगर तीनों जगह एडजस्ट नहीं की तो वो क्या है? डिसकंटिन्यूस होता है। ये आपने 11 में भी टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको इस 12th में पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा दिमाग खोलेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस डिस्टेंस। आपने हालांकि फर्स्ट प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा। उसे पढ़ने के लिए मैं थोड़े से फार्मूला पढ़ाऊंगा। फार्मूला पढ़ाने से पहले मैं आपको लेक्चर देता हूँ, फिर मैं लास्ट में आपको फार्मूले दे दूंगा कि आपको याद करना है, और कल क्लासेस में मजा आएगा फिर इसी बहाने। तो आइए मैं आपको एक लेक्चर देता हूँ अपकलन का। अपकलन डिफरेंशिएशन। अपकलन डिफरेंशिएशन में दो तरह के पद या टर्म्स मिलती हैं। एक होते हैं हमारे चर और एक होते हैं हमारे अचर। ये बचपन से मिलते चले आ रहा है। कुछ समीकरण होती है, उसमें भी चर और अचर दोनों पद होते हैं और एक बराबर का निशान होता है, उसे समीकरण कहते हैं। आपने पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल में भी चर और अचर होते हैं, व्यंजक में भी चर और अचर होते हैं, सब में चर और अचर होते हैं। चर क्या होते हैं हमारे, ये समझिएगा। चर क्या होते हैं? यू से लेके जेड तक। टी एंड यू से लेके जेड तक कौन होगा? जैसे यू होगा, बी होगा, डब्ल्यू होगा, एक्स होगा और वाई होगा और जेड होगा। टी एंड थीटा होगा। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यू है, बी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, जेड है, टी और थीटा, ये सारे क्या है? चर है। इनको छोड़कर ये 99% चर है। कितने? 99%, यानी ज्यादातर यही चर यूज होंगे। लेकिन 1% चर कौन सा यूज हो जाएगा? जैसे एक जगह पी यूज हो जाएगा, एक जगह आर यूज हो जाएगा, एक जगह लैम्डा यूज हो जाएगा। तो वो थोड़े कहीं कहीं एक आध सवाल आएगा, वो पता लग जाएगी ये चर क्यों होते हैं। हालांकि मैं बता दूंगा अभी चर की डेफिनेशन, तो खुद पहचान लोगे कि कौन चर है और कौन अचर है। अचर कौन से होते हैं हमारे? जैसे ए है, बी है, सी है,
टी है, एम है, एन है, ई, एफ, जी, ये सब कैसे हैं? अचर है। एच है, आई है, जे है, सी है, सारे हैं, एम, एन, ये सारे कैसे हैं? अचर है। गिनतियां हैं, एक है, दो है, तीन है, -2 है, 2/3 है, 4/5 है, 100 है, 1000 है, कोई भी काउंटिंग वैल्यू, कोई भी गिनती हो, सारी अचर होती है। पाई है, ईटा है, जीटा है, ये सारे कैसे होते हैं? अचर होते हैं। अब मैं आपको पहचान बता देता हूँ कि चर कौन से होते हैं, अचर कहते होते हैं। चर को हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। इसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बड़ा मजा आएगा। समझिए क्या होते हैं चर। चर वो होते हैं, यानी वेरिएबल वो होते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जिस पर डिपेंड करते हैं वो भी वेरिएबल होगा, जो डिपेंड करते हैं वो भी वेरिएबल होंगे। तो इस बात से ये पता लगे कि जो डिपेंड करता है वो भी वेरिएबल, जिस पर डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है वो भी वेरिएबल, और जिस पर डिपेंड करता है वह भी वेरिएबल होता है। जैसे कि मैं एक वैल्यू लिख दूं y = 5x + 6। y डिपेंड कर रहा है x पे, तो x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। कुल मिला के मैं जिस पे डिपेंड कर रहा हूँ, यानी किसी के चेंज होने से मैं चेंज हो रहा हूँ तो वो भी वेरिएबल और मैं भी वेरिएबल। लेकिन किसी के चेंज होने से अगर मैं चेंज नहीं हो रहा हूँ तो वो वेरिएबल नहीं है। तो सारी गिनतियां क्या होती हैं? अचर होती हैं। अभी और समझ में आएगा आपको वेरिएबल। तो आपको याद रखना है, यू से लेकर जेड तक टी और थीटा चर होते हैं, बाकी सारे अचर होते हैं। यानी ये वेरिएबल है और वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है हमारे? कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है। वैल्यू बदलती रहती है। जैसे कि आपने देखा था 9th या 10th में आपने इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, किसी भी क्लास में आपने इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, 12th में अभी आपने मैट्रिक मेथड में इक्वेशन सॉल्व किए होंगे। हालांकि इक्वेशन सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, 6 मेथड होते हैं, लगभग 6-7। हाई स्कूल में आपने 4 मेथड पढ़े होंगे, एक क्रॉस मेथड हट गया तो 3 पढ़े होंगे आपने, ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आपने पढ़ा हुआ ग्राफीय विधि, आपने पढ़ा हुआ प्रतिस्थापन विधि, आपने पढ़ा हुआ विलोपन विधि और एक वज्रगुणन विधि। जो क्रॉस मेथड था वो हट गया है। 12th में जाके भी आपने पढ़ोगे क्रैमर मेथड पढ़ा हुआ, क्रैमर रूल एंड हाफ-यू मेथड, यानी कि मैट्रिक्स मेथड पढ़ा होगा। तो आपने इक्वेशन जब सॉल्व किए तो एक्स का मान कभी देखा होगा +2, कभी -2, कभी 1, कभी -2, कभी कैसे, मतलब लगातार बदलता रहता है। तो जिसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है वो चर होते हैं। जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है, 2 है 2 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे y है, y फंक्शन ऑफ x है, y फंक्शन ऑफ x है। क्या है? y फंक्शन ऑफ x। ये इसका ये मतलब है कि y का जितना मान है वो टोटल की टोटल x में होगा, x के पदों में होगा। ये क्या है? फंक्शन, f4 फंक्शन। ये फंक्शन है, यानी फलन है। क्या है ये? फलन। y फलन है किसका? x का, यानी y के जितने मान होंगे x में होंगे। या y फंक्शन हो सकता है थीटा का, है ना? y फंक्शन है थीटा का, या y फंक्शन है t का, y t का फंक्शन हो सकता है। इसका ये मतलब है कि y का जितना मान होगा टोटल की टोटल x में होगा। x के अलावा जो मान होंगे वो अचर पद होंगे, कांस्टेंट होंगे, लेकिन दूसरा चर नहीं आने वाला है यहाँ पर। अब होगा क्या? x में है तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अगर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अगर मान लो t है तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये फंक्शन जो है, जिसकी फंक्शन की वैल्यू जिस वेरिएबल में दी होगी उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। होता क्या डिफरेंशिएशन? इसे इंग्लिश में कह सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करने पर? डिफरेंशिएशन करने पर। तो थोड़ा सा हम और समझाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। सीधे मैं सवाल लूंगा तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। आइए, अगर y का मान दिया है, y फंक्शन ऑफ x है, तो y का मान ऐसे दिया होगा लगभग। एक बताता हूँ क्वेश्चन। मान लो 5x² + 6x + 7। y का मान कौन से वेरिएबल में? x में, यानी y किस पर डिपेंड करता है? x पर। तो x भी वेरिएबल और y भी वेरिएबल है। लेकिन y का मान x में दिया है तो हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन कहीं किताब में सवाल लिखा हुआ ऐसे 1/3x³ x² + 5x sin 1x
प्लस 6, इसका डिफरेंशियल करिए। तो ये जितना है ये फंक्शन है, आप बिना माने भी कर सकते हो, लेकिन हम इसे क्या मान लेंगे बाई। अगर मैं लेट बाई कर लूंगा इसे तो अभी मैं कर सकता हूँ। ये पूछेगा क्या, ये तो कहेगा या तो एक्स के साथ ही अवकलन ज्ञात करिए, या कहेगा अवकल गुणांक, अवकल या अवकल गुणांक। इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट को पूछेगा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवकल गुणांक क्या होता है। जैसे बाई होता है, बाई का अवकलन कर दो एक्स के सापेक्ष, बाई का क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो ये लग जाएगा डी ओवर डी एक्स। जैसे ये डी ओवर डी एक्स लगा तो ये पूरा बन गया डी वाई ओवर डी एक्स। इसका मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसका बाई का। तो जब हमने ये अवकलन कर दिया डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, तो ये पूरा मिला के होता है अवकल गुणांक। क्या होगा, अवकल गुणांक। यही पूछेगा वो कि आप अवकल गुणांक बताइए, कहेगा डी वाई ओवर डी एक्स बताइए, कहेगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बताइए, कहेगा डी एक्स स्क्वायर बताइए, कुछ भी कहेगा, वो धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा क्या कहेगा। अब यहाँ पर दो तरह के पद होते हैं, चर और अचर। हम फिर से लौटते हैं, हमसे क्या पूछेगा, वो डी वाई ओवर डी एक्स यानी अवकल गुणांक पूछेगा। क्या पूछेगा, अवकल गुणांक, या कहेगा वो एक्स के सापेक्ष ज्ञात करिए, अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए आओ, चर अचर, चर अचर दोनों साथ, या तो ओनली वेरिएबल दिया होगा, चर दिया होगा, या ओनली कांस्टेंट दिया होगा, या वेरिएबल कांस्टेंट दोनों दिए होंगे, चर और अचर साथ में। जैसे मैं एक सवाल लिख दूं, मान लो एक्स स्क्वायर है, तो ये पूरा चर है, प्लस ये क्या है, अचर केवल 5 है, या चर और अचर दोनों, अचर भी है 6 अचर हो गया, और एक्स क्या हो गया, अचर हो गया। तो आपको पता लग गई एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 एक्स। तो सवाल आ सकता है, या तो बिल्कुल चर होंगे, या चर अचर दोनों होंगे, या केवल क्या होगा, अचर होगा, ये सब मिला हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। जब केवल चर दिया हो, केवल वेरिएबल दिया हो, तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी चर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। वैसे डिफरेंशिएशन होता ही वेरिएबल का, चर का है, अचर का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, मजबूरी में कई बार अचर का डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अगर वेरिएबल दिया है तो वेरिएबल का करेंगे, लेकिन चर और अचर दोनों दिए तो फिर हम चर का करेंगे। अचर कहां आ जाएगा, बाहर। समझिए बात को, कि अगर चर दिया है तो चर का अवकलन, चर और अचर दोनों दिया है तो अचर बाहर आ जाएगा, चर का अवकलन। अचर कहां आ जाएगा, बाहर। किसका अवकलन, चर का अवकलन। लेकिन जब केवल अचर दिया है तो इसे बचाने वाला कोई है नहीं, इसे बाहर निकाल लेंगे तो भी एक बचेगा, तो एक भी अचर है, तो हम बाहर इसे निकालेंगे नहीं और इसी का अवकलन करेंगे। अब फार्मूले में समझ में आ जाएगा कि इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन क्या होगा। तो मैं आपको कुछ फार्मूले देता हूं और बात समझ में आएगी। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा फिर ओरल बताता हूं कि हमारे दो तरह के पद होंगे, चर और अचर। क्या पद होंगे, चर और अचर। चर कौन से होंगे, यू से लेकर जेड तक, टी और थीटा हमारे चर होंगे, और बाकी ज्यादातर हमारे क्या होंगे, अच्छा 1% कुछ और आ सकता है, पी आर वगैरह ऐसे आ सकता है। पहचानेंगे कैसे, कोई भी लेटर, अल्फाबेटिकल लेटर, इंग्लिश का लेटर किसी दूसरे लेटर पर डिपेंड करता है। जैसे बाई एक्स पर डिपेंड करता है, तो बाई भी चर हो गया और एक्स भी चर हो गया। चर वो पद होते हैं जिनके मान लगातार बदलते रहते हैं, उन्हें चर कहते हैं। जिनके मान नहीं बदलते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट कभी बदलते नहीं है। अगर केवल चर दिया है तो हम चर का अवकलन करेंगे, केवल अचर दिया है तो हम अचर का अवकलन करेंगे। लेकिन चर और अचर दोनों साथ दिए हैं तो अचर पद बाहर आ जाएगा, चर का अवकलन करेंगे। इससे पता लगा कि अगर चर है तो चर का अवकलन किया जाएगा, लेकिन चर नहीं है, मजबूरी में अकेला अचर दिया है, तो फिर हम अचर यानी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आइए कुछ फार्मूले लिखता हूं जो आपको याद होने चाहिए, फिर मैं आपको डिफरेंशिएशन कराऊंगा, बड़ा मजा आएगा। पहला फार्मूला है और आपको याद भी होना चाहिए, डी ओवर डी एक्स का अवकलन होता है 0। मैं आपको भी पढ़ना सिखा दूंगा कैसे पढ़ते हैं। C4 होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो अचर। हम हिंदी में अगर याद करेंगे तो अचर पद का अवकलन कह देंगे। डी ओवर डी एक्स का मतलब होता है अवकलन। जैसे मैंने कहा एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसका मतलब यह कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे। जैसे ये लाइन लिखूंगा तो लाइन का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स। और अगर ये एक्स की जगह क्या हो जाए, थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी ओवर थीटा।
ये डिफरेंशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी, यानी जिस जो वेरिएबल दिया हुआ उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब है, x के सापेक्ष अवकलन, यानी x के रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये थीटा के सापेक्ष अवकलन है और ये थीटा टी के सापेक्ष क्या है, अवकलन। तो अवकलन का मतलब डी ओवर डी एक्स लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डी ओवर डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि x के सापेक्ष अवकलन, यानी x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, उसका अवकलन कर रहे हैं। थीटा के सापेक्ष अवकलन या डिफरेंशिएशन कह सकते हो, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो भाई है, अगर मैं इसे सीधे सीधे बोलूं तो इसे हिंदी में कह दूंगा अवकलन या डिफरेंशिएशन। आप हिंदी में याद करिए, अगर हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी में याद बड़ा आसानी से हो जाते हैं। अचर पद का अवकलन यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे याद करो। दूसरा है डी ओवर डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन यानी एक्स का अवकलन क्या होता है, 0। तो वो सॉरी पर कितना होता है, 1। याद करने का तरीका ये है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। या हिंदी में कह सकते हैं अचर पद का अवकलन 0 होता है, एक्स का अवकलन 1 होता है। इसे अवकलन बोलते हैं या डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन, इसकी पावर पहले आएगी जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी, यानी एन पावर पहले आ जाएगी और एक क्या हो जाएगी, कम, एन एक्स की पावर एन माइनस डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का बच्चों ई की पावर एक्स होता है, थोड़ा कायदे से लिख दें ज्यादा अच्छा रहेगा। कांस्टेंट का डिफरेंस है किसका, कांस्टेंट का डिफरेंस है 0। दूसरा एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस। डिफरेंशिएशन से कहिए अवकलन कहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, आपकी मर्जी है। डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स बेस, इसे बोलेंगे लॉग एक्स, इसे बेस करके बोलते हैं, बेस या आधारी। लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स बेस ई का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स। कितना होगा, 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स बेस ई का अवकलन 1 अपॉन एक्स। डी ओवर लॉग एक्स बेस ए, अब की बार बेस क्या हो गया, ए हो गया, तो इसका होगा 1 अपॉन एक्स लॉग ई बेस, लॉग ई बेस ए। पढ़ने का तरीका जरूर आना चाहिए, तभी याद होगा, जैसे मुझे याद है। लिखने की सारी हैबिट खत्म हो गई क्योंकि 1 महीने से क्लासेस नहीं है बच्चों। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी ओवर डी एक्स साइन कॉस टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, साइन कॉस टेन सेक हो गया कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। एनसीईआरटी में फार्मूले लिखते हैं तो ये माइनस यहाँ लगा लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। मैं जैसे लिख रहा हूँ आप वैसे याद करिए, आपको मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा, आपको समझ भी आएगा। 13
cosec स्क्वायर एक्स। बच्चों एक फार्मूला ये होता नहीं, हालांकि इसका अवकलन होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप डायरेक्ट कर सको। डी ओवर डी एक्स रूट एक्स 14, मैंने ये अपने आप बना दिया है, हालांकि अवकलन सिखाऊंगा मैं इसका। ये सारे आप प्रूव कर सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से। अगर कोई कहता है कि अचर पद का अवकलन जीरो ही क्यों, तो प्रथम सिद्धांत से हमसे क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या कर सकते हैं, पूरा इसे परिभाषित करते हैं। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, हाफ रूट एक्स। एक अगर चाहो तो एक और याद कर लो, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। हालांकि ये चॉइस है आपकी, ये वाला तो याद कर ही लेना, ये याद करो या मत करो, ये तो मैं सारा सिखाऊंगा, ये भी सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे आता है ये। तो ये कुछ फार्मूलास है, मैं आपको फिर से बताता हूँ लेक्चर, और इसके सवाल कराऊंगा, तब आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन आप कोशिश करना कि इसके सारे फार्मूले याद कर लो, जैसे मुझे याद है अचर पद का अवकलन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। आप हिंदी में याद करेंगे तो इंग्लिश में याद हो जाएंगे अपने आप, इंग्लिश में याद करोगे तो हिंदी में याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ा इशू इसमें नहीं होता है। जैसे मुझे याद है log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x, log x बेस a का डिफरेंशिएशन 1/x, log e बेस a की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x log a बेस e। मुझे याद है sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec x, sec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x into cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर x। तो ऐसे आपको याद हो सकते हैं। मैं हिंदी में भी सुना सकता हूँ, अचर पद का अवकलन 0 होता है, x का अवकलन 1 होता है, x की पावर n का अवकलन n, x की पावर n - 1 होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा कि आपको याद होना चाहिए, तो ये याद होना चाहिए। हमारे दो तरह के पद मिलेंगे, चर और अचर। जब मैं इसके साथ में सवाल कराऊंगा तब आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो कोई नहीं, आज वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप कोशिश करिएगा कि फार्मूले याद कर लो, और कल से आपको लगातार क्लासेस मिलेगी और मजा आएगा।